अस्सलाम वालेकुम। दिया ज़हरा नॉवेल्स के चैनल पे हम आपका वेलकम करते हैं। हम हैं उसकी कज़िन और हमारा खुद का चैनल है, सब कुछ रीडर्स हमें जानते होंगे। खैर, इस फिक्रे को रहने देते हैं। नावल मिस्टर पॉसेसिव लव्स की एपिसोड 10 को रीड आउट करेंगे। उसके साथ ही किसी ने कहा था कि हमें कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि इसमें कपल बहुत ज़्यादा हैं, तो जस्ट 4 कपल हैं और अभी स्टार्टिंग है, तो और 2-3 एपिसोड तक वो कपल साथ आ जाएंगे। अब मीन टू से साथ का ये मतलब नहीं है कि मतलब उनकी शादी वगैरह हो जाएगी। साथ का ये मतलब कि वो उनकी मुलाकात एक दूसरे से बढ़ जाएगी। सो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक, 4 कपल हैं और चारों के नाम अलग अलग हैं, किसी का नाम मिलता जुलता नहीं है। सो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक हो गया, नावल रीड आउट करते हैं। मिस्टर पॉसेसिव लव, इस कलम दिया ज़हरा नावल। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल राइट रिजर्व टू दिया ज़हरा नावल्स। सुरख आंखें बामुश्किल इसने खोली थी, दिमाग बुरी तरह चकरा गया था। इसने ज़मीन पर हाथ रखा तो एक सिसकी इसके लबों से आज़ाद हुई। पूरी आंखें बामुश्किल खोलते इसने हाथ को देखा जहाँ खराशें थी जिनसे खून रस रहा था। इसे अपनी गर्दन और टांगों पर जलन का एहसास हुआ था। एकदम इस मासूम लड़की के जहन में हर चीज़ वाज़ेह होने लगी थी। वो लोग इसे कहीं ले जाने का बोल रहे थे। इसने जल्दी से सर घुमाते इर्द गिर्द देखा। वो एक खूबसूरत सा कमरा था, यूं जैसे किसी होटल का रूम हो। फिर ढीली सी शर्ट कंधे से खिसकाई। वहाँ खराशें थी जिनसे खून रस रहा था। कलब ने आंखें मींची। इसने कभी इतना कुछ नहीं सहा था। इसे तो पता भी नहीं था ऐसे इंसान भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। वो बर्फ की शहजादी अपनी रियासत से निकली तो जालिम दुनिया में पहुंच गई थी। पहले ही कदम पर वो गिर गई थी। वो बामुश्किल उठी थी, होंठों के किनारे पर उंगली रखी तो जख्म का एहसास हुआ। बिखरे बाल। वो आहिस्ता से चलते वहाँ रखे ड्रेसिंग मिरर के सामने गई थी। इसने काली आंखें उठाकर मिरर में देखा। एक खौफ की तेज लहर इसके जिस्म में दौड़ी। वो एकदम पीछे हुई। कलब ने गौर से देखा। वो सामने नजर आती लड़की वो खुद थी। वो कलब थी और वो खुद से ही डर गई थी। इसकी आंख से आंसू बहा। क्या वो इस जहन्नुम में धकेल दी गई थी? अब वो वहाँ कौन आता इसे बचाने? और जहन्नुम में तो फरिश्ते भी नहीं आते। अचानक दरवाज़ा खुला था। इसने खौफ से चौंक कर पीछे देखा। वहाँ एक लड़का खड़ा था। वो इसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन वो खौफजदा ज़रूर हुई थी। इस अलमारी में ड्रेस पड़ा है, वो पहन और बाहर आ, तुझे बॉस बुला रहे हैं। वो उर्दू में बोला, तभी कलब इसे समझ पाई थी। इसने हंकारा भरा, लेकिन गम खौफ इतना था कि हिचकी मुंह से निकली। इसने नफ़ी में सर हिलाया तो लड़के ने आंखें छोटी करते इसे देखा। तुझसे ज़बरदस्ती का मूड नहीं है। तुझे जो बेच कर गए हैं एहतियात के तौर पर उन्होंने कहा था, तो आराम से नहीं मानेगी, क्या ज़बरदस्ती करूं? इसकी जानिब एक कदम बढ़ाते वो 25 साल लड़का आईब्रो झुकाकर बेशर्मी से बोला था। कलब ने पीछे को कदम लिया। टांगें बुरी तरह कांप उठी थी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ है, लेकिन वो जगह खूबसूरत होने की वजह बावजूद भी किसी आग से कम नहीं थी जिसमें वो झोंकी गई थी। हम पहनते हैं। इसे अपनी जानिब बढ़ते देख वो खौफ से तरह आवाज़ में बोली। इसमें इतनी हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो अब इस लड़के से बच सके। वो इस्तज़ाइया हंसा और पलट गया। सुनिए, इसे जाते देख वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। आंसू गालों पर फिसल गए। लड़का पलटा और सवालिया नज़रों से इसे देखा। हम कहाँ हैं? लब काटते वो फिर से सिसकी। वो भूल गई थी शायद अपने जिस्म पर लगे जख्मों को। वो कितनी नादान थी। अल्बर्टा के होटल डेजिन में। वो बेजारी से बोला। वो बाहर निकल गया। कलब का जहन उलझा। वो कहाँ थी वो समझ नहीं पाई थी। हाँ, लेकिन वो घर से बहुत दूर थी। कांपते वजूद के साथ वो आगे बढ़ी। अलमारी खोली तो वहाँ एक ही ड्रेस था, ब्लैक कलर की। इसने जलते हाथ से इसे निकाला। जख्मों पर जलन शदीद थी। वो ब्लैक शॉर्ट सा ड्रेस था जिसके ऊपर एक वाइट छोटी जैकेट थी। इसके बिल्कुल साथ लॉन्ग ब्लैक शूज़ थे। कलब ने दंग नज़रों से इस ड्रेस को देखा। ड्रेस छूटकर इसके हाथों से ज़मीन पर गिरा। इसने कभी ज़िंदगी में ऐसे कपड़े पहने ही नहीं थे। इसे ऐसे कपड़ों का कोई इल्म ही नहीं था। इसने अपने कदमों में बड़े कपड़ों को देखा, फिर पीछे मुड़कर दरवाजे को देखा। दिल किया वहाँ से भाग जाए। कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ उठे। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। जब इसे लगा इसका सांस वहीं अटक गया हो। वो लड़का सामने ही खड़ा। कलब डर कर दो कदम पीछे हुई थी जब इस लड़के ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा। भागने वाली थी। इसने आगे बढ़ते हुए दर्दी से कलब के बाल दबोचे थे। कलब के लबों से सिसकी निकली। इसने हाथ बढ़ाए, इसे खुद से दूर करना चाहा था जब इस लड़के ने इसे झटका देते इसका बाजू दबोचा। इसे कमरे से बाहर ले जाते कमरे में पटका। कलब गिरते गिरते बची थी। बालों में शिद्दत से तकलीफ हुई। इसने सिसकी भरते देखा। वहाँ और भी 5 लड़कियाँ थीं और इसे मिला के 6 हो गई थी। वो सब खामोशी से खड़ी थी, लेकिन इन सबकी आंखें वीरान थी। भागी तो टांगे तोड़ दूंगा, इस लड़के ने उंगली उठाते इसे सख्त लहजे में कहा। कलब डर कर पीछे हुई थी। वो बिल्कुल दीवार के साथ लगी। वो कमरा देखा, जहाँ एक दरमियाने साइज का मेज़ था। इस पर 2 कुर्सियाँ एक तरफ और 2 एक तरफ थी।
बाकी पूरा कमरा दूसरे कमरे से जैसा ही था। इसने साथ खड़ी लड़की को देखा जो खामोशी से खड़ी थी, फिर लड़कियों के कपड़ों को। इनके कपड़े अजीब थे, जगह जगह से फटे हुए। इसे यही लगा, बॉस आ गए, ये पहनो। इस लड़के ने कुछ कपड़े मेज पर पटकने के अंदाज में रखे। इन सब लड़कियों ने आगे बढ़कर इन्हें उठाया। जब कल्प ने भी काला रेशमी कपड़ा उठाया, ना समझी से इसने नजरें घुमाते इन लड़कियों को देखा जो कपड़े को अपने मुंह पर नकाब की तरह पहन रही थी, जिनसे इनकी आंखें वाज़ा हो रही थी। इसने बिल्कुल वैसा किया जैसे इन लड़कियों ने किया था। जब दरवाज़ा खुला और सूट बूट में एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, इसने देखा इस आदमी के साथ इन 3 आदमियों में से एक आदमी था जिन्होंने इसे इतने शदीद जख्म दिए थे जिससे कुछ जानवर देता है। इतनी शदीद खराशें थी, कल्प की आंखों से एक बार फिर आंसू बहे। वो दोनों एक तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। तैयार है सब कुछ? इनमें से एक आदमी ने इंग्लिश में पूछा तो इस 25 साल लड़के ने इस बात में सर हिलाया। बस कुछ देर तक बॉस आ जाएगा, ध्यान से इसने सबको मना कर दिया है, कोई धंधा नहीं करेगा अपना। इस लड़के ने तफसील दी जिस पर इस आदमी ने इसे घूरा, जिस पर वो खामोश हुआ था। कल्प की मध्यम हिचकियां कमरे में गूंज रही थी, खौफ से आंखें फैली हुई थी। वो तीनों आदमी वहां से चले गए। अब वहां इन लड़कियों के अलावा कोई नहीं था। वो एयरपोर्ट से बाहर निकला था, चाहे कतार में लगी काली गाड़ियां इसी के इंतजार में खड़ी थी। इसकी सर्द नीली आंखों पर महंगा चश्मा था। वो पहली से दूसरी गाड़ी में बैठा और गाड़ियां बड़ी शान से अल्बर्टा की सड़कों पर चलने लगी थी। यूं किदार दर किदार चलती गाड़ियां आंखों को मस्मराइज करती थी। तो वो हमारे साथ डील करेगा। सिगरेट सुलगाते इसने धुआं हवा में छोड़ा। फैजी ने नाक चढ़ाई। ये वो वाहद काम था जो फैजी नहीं करता था। इसके मुताबिक वो बड़ी जवानी में सिगरेट नोशी से मरना नहीं चाहता था जब तक कि इसके 12-13 बच्चे न हो जाते। हाँ, पता नहीं इसे इतनी हिम्मत अचानक किसने दी बॉस? फैजी मोबाइल चेक करते बोला। वो तन से या हंसा था। सिगरेट मुट्ठी में मसल डाली। इसकी आंखें सर्द हुई थी। अल्बर्टा में मौजूद सारे आदमियों को निकाल दो सिवाय जफर के, वो संजीदा आवाज़ में बोला। फैजी ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। वो एक कब्र तैयार करवाओ, स्पेशल VIP। इसकी आंखों में देखते वो ठंडे ठाल लहजे में बोला था। फैजी के गले में गिल्टी भरकर मधूम हुई। इसने सील एडम को देखा। वो बला का खूबसूरत था, लेकिन इसकी बातें किसी का भी दिमाग सेकंड के 1000वें हिस्से में भी घुमा सकती थी। डैनियल को मेरी तरफ से एक काले ताज़ा गुलाबों का एक बुके गिफ्ट करो। इसने अपनी बात मुकम्मल की थी। गाड़ी रुकी। जल्दी से गार्ड ने गाड़ी से उतरते दरवाज़ा खोला और वो बड़े क्रोफर से गाड़ी से बाहर निकला था। फैजी ने उसकी पुष्ट को देखा। फैजी ने डैनियल को सोचा। डैनियल भी इस डार्क वर्ल्ड का हिस्सा था। बाकी लोगों की तरह इसे भी सील एडम पसंद नहीं था और इसके मना करने के बावजूद भी वो अपने आदमियों के जरिए अपने काम सर अंजाम दे रहा था। शायद अल्बर्टा के आदमियों ने इसे डैनियल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तभी सील एडम ने इन्हें निकालने को कहा था, सवाए जफर के जो सील एडम का खास आदमी और अल्बर्टा के हर काम पर नज़र बखूबी रखता था। बॉस, आधी बात बोलते हैं, फैजी नफ़ी में सर हिलाते बोला और इसके पीछे चल दिया जो होटल के अंदर दाखिल हो रहा था। गार्ड को वही रुकने का बोलते वो आगे बढ़ा। फैजी ठीक कहता था, असील एडम आधी बातें बोलता था। आदमी को निकालते हुए वो दुनिया से निकालने का बोलने का तो भूल ही गया था। शायद पूरा होटल खाली था, कोई एक इंसान भी गलती से वहाँ मौजूद नहीं था। इसके कदमों की आवाज़ सीढ़ियों पर गूंज रही थी। वो कई कमरों से गुजरता एक कमरे के सामने रुका जहाँ बाहर 2 गार्ड खड़े थे। वो धीरे से हंसा। फैजी ने इसकी मुस्कुराहट देखी, फिर नजरें फेरी। फैजी कभी नहीं चाहता था असील एडम इस अंदाज में मुस्कुराए जो मुस्कुराहट लोगों को खौफ में मुब्तला करती थी। वहाँ खड़े गार्ड ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, शायद इसे चेक करने को। फैजी ने माथे पर बल डाले। वो छोटे मोटे कीड़े असील एडम को छूने चले थे जब इसने सख्त नज़रों से इस खामोश रहने को बोला। फैजी लब पींच गया। इन आदमियों ने सील एडम को चेक किया। कुछ भी न मिलने पर उन्होंने फैजी को चेक किया। 2 गन्स इसके कोट से निकालते उन्होंने मुस्कुराते पास रखी। फैजी ने दांत पीसे थे। उन्होंने फैजी के हाथ में मौजूद एक छोटे काले सूटकेस को चेक किया जिसमें एक ब्लैक लॉन्ग जैकेट, ब्राउन हाई नेक और ब्लैक पैंट थी। उन्होंने मशकूक नज़रों से इस आदमी को देखा, फिर रास्ता छोड़ा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सर उठाकर सामने देखा। वो क्रोफर से चलते हुए आकर कुर्सी पर बैठा, सूटकेस मेज पर रखा। फैजी ने एक नज़र वहाँ मौजूद लड़कियों को देखा। बॉस, इन लड़कियों की तरफ देखें, कितनी खूबसूरत है। आप शादी कर लें, मैं मौलवी बुलाऊं? फौजी की बात पर इसने अपनी कोट की जेब से एक चीज़ निकाली और फिर एक बटन प्रेस किया जिससे वो इसकी काली छड़ी में तब्दील हुई थी। फैजी ने हैरानगी से इसके शातिर दिमाग को देखा। फजूल चीज़ों में मुझे दिलचस्पी नहीं, वो सर्द लहजे में बोला। इसने एक बार भी इन लड़कियों की तरफ नहीं देखा था, जबकि इन लड़कियों की नज़र एक पल को इस पुरकशिश मर्द पर ज़रूर ठहरी थी। बॉस, शादी फजूल नहीं है, मोहब्बत करने में अलग ही लुत्फ़ है, आग से खेलने का काम है। फैजी ने चमकती आंखों से सरगोशी की थी जिसे वो इसे समझा रहा हो। असील एडम ने बेजारी से इसकी तरफ देखा। मुझे नहीं लगता आग को आग की ज़रूरत है। माथे पर बट डाले इसने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। और मौलवी तुम बुला लो, मेरी शादी की ना सही तुम्हारा जनाजा पढ़वाने में काम आएगा। इसने सर्द तासरात से फैजी को देखा जिसके चेहरे पर छाई एकदम बढ़ती वहशत को देख
कुर्सी से उठते कुर्सी थोड़ी दूर खिसका कर बैठ गया था। और वही बात मोहब्बत की तो सील एडम ऐसी संगीन गलतियां नहीं करता। लड़कियां किसी एक मर्द पर नहीं टिकती और दुनिया में ऐसी जीरू नहीं उतरी जो सील एडम को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर। वो बोल रहा था सख्ती से, फिर रुक गया। इसकी ओशन ब्लू आंखें एक जगह ठहरी, लब साकित हुए। इसने काली आंखों में देखा, शायद वो कुछ बोल रहा था और अब वो काली आंखों में देखता अटक गया था। यह पहली बार था कि वो किसी सिनफे नाजुक की आंखों पर अटका था। फैजी ने इसकी नज़रों की सीध में देखा। वो धीरे से हंसा, फिर इसकी जानिब चेहरा देखा। बॉस आप कुछ कह रहे थे, क्या इतनी खूबसूरत है वो? क्या आपके अल्फाज गुम हो गए? दिलचस्पी से हंसते फैजी ने इसके चेहरे को देखा। असील एडम की नज़रें अब भी काली आंखों पर जमी थी। इसने कहाँ चेहरा देखा था जो इसे खूबसूरत कहता? वो तो आंखों पर अटका था, गहरी मासूम आंखें, कत्ल करने की सलाहियत रखने वाली। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसका सकता टूटा। इसने नज़रें फेर ली। दो आदमी चलते इसके सामने रखी दो कुर्सियों पर बैठे थे। असील एडम, बड़ा अजीब नाम है तुम्हारा, लेकिन खैर हमें क्या, हम ये माल बेचना चाहते हैं, तो सोचा तुमसे बेहतर कौन इसका मोल लगा सकता है। इनमें से एक आदमी ने इंग्लिश में कहा। वो खामोश था। फिर पुरसुकून होते इसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। एक नज़र इन दो आदमियों को देखा। तुमने मौलवी को इतला दी? फैजी को देखते इसने इन दो आदमियों को नज़रअंदाज करते इससे पूछा। फैजी ने नासमझी से इसे देखा। हमें मारने वाले हैं ये लोग, इसलिए जनाजा पढ़वाने के लिए मौलवी होना चाहिए ना। असील एडम ने काली छड़ी का बटन प्रेस करते इसे वापस छोटा किया था। फैजी की आंखें हैरत से फैली। इसने गर्दन घुमाते इसकी तरफ देखा। जो भी मजहब है तुम्हारा, इस मजहब के खुदा को याद कर लो। वो सर्द अंदाज में मुस्कुराया था, अजीब पुरस्कार सा। इन आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तेजी से गन निकालते इस पर तानी। फैजी ने लब पीछे उठना चाहा जब इनमें से एक आदमी ने फायर करते इसके बाजू को खून में नहलाया था कि वहाँ खड़ी लड़कियों की चीखें बुलंद हुई। कलब को बेसाख्ता वो दिन याद आया था। ऐसी ही आवाज़ें थी जब इसने सुर्ख रंग को देखा था। इसे नफरत हुई थी इस आवाज़ से। खौफ से इसने आंखें मींच ली। बॉस आप जाएं यहाँ से, मैं संभाल लेता हूँ। दर्द बर्दाश्त करते फैजी ने इसे देखते कहा। इसकी आंखें सुर्ख थी। तुम मुझे भागने का मशवरा दे रहे हो? अपना दूसरा बाजू तैयार रखना, तुम्हारे मशवरे पर इनाम के हकदार हो तुम। इसने फैजी को देखते तंजिया हंसते हुए कहा। फैजी ने नासमझी से इसे देखा जब अचानक इन दो आदमियों में एक आदमी मेज़ पर गिरा था। इसके सर के पिछले हिस्से पर खून तेजी से बहा। वहाँ एक बार फिर चीखें बुलंद हुई। इसने सर उठाकर पीछे देखा जहाँ वो लड़की कानों पर हाथ रखे नीचे सर झुकाए खड़ी थी। इसका वजूद हिचकियाँ भर रहा था। असील एडम की आंखें चमकी। तुमने तो एक गिलास पानी का नहीं पूछा, लेकिन असील एडम अच्छा मेहमान नवाज है। सोचा तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी का नज़ारा करवाया जाए। हाथों को बाहम जोड़े वो दृष्ट लहजे में बोला। अलबत्ता इसके लहजे में सुकून भी साफ आ था। इस आदमी ने खौफ से डरते गन इस पर तानी, लेकिन इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। न जाने गोली कहाँ से आई थी। गन इसके हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हुई। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, सर्द सी आवाज़ से कहते इसने पीछे खड़ी लड़कियों को देखते कहा जो वहाँ से फ़ौरन भागी थी। क्लब को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन लड़कियों को भागते देख वो भी वहाँ से भागी थी। डैनियल को मेरा पैगाम देना, मैं इसके जनाजे में शामिल नहीं हो सका, इसके लिए वो अफसोस ना करे। कुर्सी से उठने इसने अपनी काली छड़ी खोलते इसकी नोक आदमी की गर्दन पर फेरी थी। बहुत आहिस्तगी से वो फिर एक आखिरी वार तेज़ी से किया, जिसे काली छड़ी पर लगे इसके चाकू ने इसकी गर्दन पूरी तरह काट दी थी कि वो कंधे पर ढलक पड़ी। फैजी ने सांस रोकते नजरें फेरी थी, जबकि इसने दूसरे टेबल से टिश्यू उठाया, खून अपनी छड़ी से साफ किया। अब तुम मेरा पैगाम इसे दे पाओगे बासानी, वो ऊपर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। इसने मोबाइल निकालते देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया, पुरस्कार से मुस्कुराहट। जफ़र का मैसेज था जिसने डैनियल को अपनी मशूका की तरफ जाते रास्ते में ही तमाम कर दिया था। फैजी ने इसकी बात पर छिड़छिड़ी ली। वो किसी को मारने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता था। ये इसकी फितरत का खासा था कि वो अपना कहा पहुँच जल्द पूरा करता था। मौलवी बुलवा कर जनाजा पढ़वाओ दोनों का, वो फैजी को देखते बोला और सूटकेस उठाए कमरे से बाहर निकला, जहाँ आदमियों की मारने के साथ इनके हाथ काट दिए गए थे जिन्होंने सील एडम को छुआ था। इसकी इजाज़त के बगैर से हाथ लगाने वालों का वो यही हाल करता था। वो जितना मर्जी महंगा लिबास पहने, लेकिन अगर किसी नापसंदीदा ने इसे छुआ तक तो वो फ़ौरन इस लिबास को तब्दील करता था और फिर इसे जला देता था। एक कमरे में दाखिल होते इसने कपड़े निकाले और वॉशरूम का रुख किया। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, और अगर तुमने पूछा तो सरप्राइज़ कैंसिल। कॉफ़ी का मग थामते इसने संजीदगी से कहा। ज़ोबिया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर इसके लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रोनमा हुई। क्या सच में? वो खुशी से कॉफ़ी का मग साइड पर रखती बोली थी। हाँ, तुम तैयार रहना, कुछ दिनों में मिल जाएगा। इसकी जानिब देखते वो लो देते लहजे में बोला था। ज़ोबिया के रुखसार सुर्ख हुए। अंकल आंटी से निकाह की बात कब करेंगे आप? कुछ याद आने पर वो इसके चेहरे को देखते बोली, जिसके तासरात बदल गए थे। बस कुछ वक्त में कर लूँगा।
इसका रुख अपनी तरफ करते अवान खान ने लब इसकी पेशानी से थोड़ा फासले पर रोके। इसकी सांसों की हरारत पर ज़ोबिया का दिल तेज़ी से धड़का, जबकि अवान खान के लब धीरे से मुस्कुराए। अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगा तमाम फासले तरक करने। इसका हाथ पकड़ते वहाँ दबाव देते वो आंखों में मोहब्बत सजाए बोला था। ज़ोबिया ने इस बात में सर हिलाया। इसका हाथ छोड़ते वो वहाँ से निकलता चला गया। गाड़ी में बैठते गाड़ी घर की तरफ मोड़ी। वो दोनों इकट्ठे पड़े थे और तभी से अवान खान के दिल पर ज़ोबिया अंसारी का राज था, ना कि इस छोटी लड़की का जिसका सोचते इसका दिमाग खोलने लगता था। गाड़ी घर के अंदर इंटर करते वो गाड़ी से उतरा था। जब इसकी नज़रें लॉन पर ठहरी थी, इसने शोलाबार नज़रों से इस छोटी लड़की को देखा। बेख्तियार इसकी रगें तन सी गई थी। वो आंधी तूफान बना लॉन के दरमियान में पहुंचा और झटके से बगैर इस छोटी लड़की को कुछ भी समझने का मौका दिए इसके बाजू में अपनी सुलाखी उंगलियां गाड़ते इसे अपनी तरफ घुमाया था। यहाँ क्या कर रही हो तुम इसके साथ? दांत कचकाते इसकी आंखों में ऐसी आग थी कि बस चंद पल और सामने लड़की खड़ी हीर ज़ावियार खाक। हीर ज़ावियार ने चुंबे से इसे देखा, फिर बाजू को देखा जहां इसकी बढ़ती गिरफ्त पर कोशिश के बावजूद भी इसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। छोड़ो इसे मिस्टर, पास खड़े बासत ने इसे देखते कहा। जब अवान खान एक सख्त नज़र इसके वजूद पर डाली, इसके और दूसरी हीर पर जो इस वक्त ढीली शर्ट के साथ पैंट पहने बगैर किसी स्कार्फ या दुपट्टे के खड़ी थी। शट योर ब्लडी माउथ, लफ्ज़ चबा कर अदा करते इसकी गर्दन की नसें बुरी तरह उभर की। हीर के जिस्म में सनसनी सी दौड़ी। तुम्हें होश है किस किस्म का? हाँ, वो दांत कचकाते मध्यम आवाज़ में घुराया। आंखें अब भी गुस्से से सुर्ख हो रही थी। हीर ने नजरें उठाए इसे खौफ से देखा। बाजू छुड़वाने की कोशिश करते वो अब कदम पीछे लेने की कोशिश करने लगी थी। तुम्हारी समझ में कुछ आता है या नहीं? वो अचानक बुलंद आवाज में दौड़ा कि हीर डर कर पीछे उछली। इसने दांत पीसते हीर की ढीली शर्ट कंधे पर ठीक से दुरुस्त की। हीर ने देखा इसकी उंगलियों ने इसकी शर्ट को ही छुआ था। वो आंखें जोर से मीच की। इसने एक सख्त नज़र बासित पर डाली जो नजरें चुरा गया था। बाखुदा तुम्हारी आंखें सलामत छोड़ दी मैंने, तुम्हें अपने बाप की औलाद नहीं। हीर का बाजू खींचते इसे अपनी तरफ करते इसने मध्यम आवाज़ में बासत की तरफ झुकते सर्द लहजे में कहा। बासत ने खौफ से झिरझिरी ली थी, जबकि इसने लहू छलकाते चेहरे से हीर ज़ावियार को अपने सामने किया था। हीर ने सर ऊपर उठाया फिर, और वो अब इसे देख पा रही थी। इसे लगा इसकी गर्दन अकड़ जाएगी। जब मुकाबिल ने सर्द नजरें इस पर गाड़ते अपनी जैकेट उतारते इसके कंधे पर देते अच्छे से इसे कवर किया था। हीर ज़ावियार इसके चेहरे पर फैले सर्द तासरात को बस देख रही थी। इसे समझ नहीं आया था अवान खान इस पर इतना गुस्सा आकर हुआ क्यों। वो तो बासत के साथ प्लांट लगा रही थी। वो न जाने ये शख्स कहाँ से आ गया था। इसकी आंखों में नफरत सी उभरी थी। सर फिरी आवारा। इसने नफरत से अपना बाजू छुड़वाना चाहा। जब वो गिरफ्त मजीद सख्त करता इसे खींचते अंदर की तरफ बढ़ा। हीर ज़ावियार के कंधों पर अवान खान की जैकेट अब भी छू रही थी। आंखों में आंसू लिए इसने मुकाबिल शख्स की पुश्त को देखा जिसने कमरे में दाखिल होते इसे कमरे के बस्त में भटका था। इस बच्ची से मेरा निकाह करवाना चाहते थे आप, जो खुद को संभाल नहीं पाती, जिसे होश नहीं है कैसे किसी की नज़रों से खुद को महफूज रखा जाता है, जिसे ये तक पता नहीं है इस पर उठने वाली नज़रें कैसी हैं। वो शिद्दत से झाड़ा था। इसकी हाथ शदीद गुस्से के ज़ेरे सर कांपने लगे थे। हीर ने बहती आंखों से इसे देखा। वो भी नहीं समझी थी। हाँ, लेकिन इसकी सख्ती पर हीर ज़ावियार के दिल में जो मोहब्बत की पसंद की पहली करी थी वो शायद मुरझाती नफरत में बदलने लगी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मेरा निकाह आप लोगों ने इससे करवाया तो नताइज आप लोगों की सोच से भी भयानक होंगे। वो सख्त लहजे में दृष्टि से सबको देखने के बाद हीर ज़ावियार को एक नज़र देखते बोला। हीर ने लब खींचे। इसके आंसू थम गए थे। हाँ, आंखें सुर्ख थी। क्या वो बागी हो रही थी? क्या 16 साल की लड़की का जहन बागी हो रहा था? मैं मरी नहीं जा रही आपसे निकाह करने को, आपके साथ नहीं रहना मुझे। आपके साथ आप कहेंगे तब भी नहीं रहूँगी। सुना आपने? मुझे नहीं बनना आपकी दुल्हन, कभी नहीं। सूं करते वो ऊंची आवाज़ में बोली और फिर आखिर में रो दी। इसकी सोच, इसके अल्फाज बदल रहे थे अजीब ढंग से। अवान खान ने तमस्खर नज़रों से इसे देखा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है तुम मुझसे दूर हो, और हाँ खबरदार आज के बाद तुम इस घर से बाहर निकली, हत्ता के लोन में भी नहीं, वरना बहुत बुरा हाशिर करूंगा तुम्हारा। उंगली उठाए वो सख्त लहजे में बोला। जहन के पर्दों पर कुछ देर पहले का मंजर लहराया तो इसने जबड़े पीछे। हीर ने सख्त गुस्से से इसे देखा। मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। सुना तुमने गंदे बुढ़े कहीं के। वो आंसू आस्तीनों से साफ करती वहाँ से भागी। अवान खान ने दांत खिचकाया, जबकि हीर ज़ावियार की आखिरी बात पर वहाँ खड़े 3 नफूस के चेहरों पर दबी दबी हंसी उभरी, जबकि वह तनफन करता अपने रूम की तरफ गया जहाँ इसके गुस्से में इजाफे का एक और सबब पड़ा था। हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, हमने किस्त का बोला था इसलिए किस्त दी है, वरना बहुत मुश्किल था लिखना। इतनी ख़राब है तबीयत के रोने लग गए हम। खैर, इस किस्त को हम इतने अच्छे से नहीं लिख पाए कि दिमाग नहीं चल रहा था। अगली किस्त खासी अच्छी होगी, सो तैयार रहेगा। ये राइटर ने लिखा है, बीमार है दिया, ये भी राइटर ने लिखा नीचे।
और अगली किस्त उन्होंने दे दी है। हम रीड आउट करके शाम को अपलोड कर देंगे, ये भी अपलोड कर देंगे। पूरी कोशिश है अब डेली करें, क्योंकि काफ़ी पहले भी ऐसे ही बोलते हैं बट डेली हो नहीं पाती, पता नहीं क्या मुसीबत है। हमारे लिए एक रिमाइंडर होना चाहिए जो हमें याद करवाए कि किस्त अपलोड करनी है। खैर, अगली एपिसोड में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।